गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो है सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का पारस्परिक संबंध। इन दोनों में क्या अंतर है हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जर्मन विद्वान बाउमगार्टन द्वारा एस्थेटिक्स अर्थात कला शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, के रूप में एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना करने के साथ ही एस्थेटिक शब्द की परिधि में अनेक धारणाएं विवाद स्पर्ध रूप में विकसित हुई। तथापि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अंग्रेजी का शब्द एस्थेटिक्स अपने क्षेत्र विस्तार में कहाँ तक विस्तारित होता है। लेकिन सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के परस्पर संबंध के प्रश्न पर भी कुछ विद्वानों पर मत व्यक्त नहीं है, मतलब एक मत पर वो लोग नहीं हैं। कुछ विद्वान काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को पृथक मानते हुए कहते हैं, यानी कि अलग मानते हुए कहते हैं कि सौंदर्य शास्त्र के महत्वाकांक्षी सिद्धांतों व हृदयगाही स्थितियों को काव्य के आलोचना पक्ष में समन्वित करने पर आलोचना की निर्णय भावना अपेक्षाकृत धूमिल हो जाती है। क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है। और काव्य आलोचना, ठीक है, काव्य आलोचना में निर्णय की प्रधानता होती है। काव्य आलोचना में निर्णय की प्रधानता होती है, जबकि सौंदर्य शास्त्र में प्रत्यक्षीकरण या सौंदर्य बोध को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी ओर कुछ विद्वान काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में पर्याप्त संबंध स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार भारतीय सौंदर्य का वास्तविक और विकसित रूप काव्य शास्त्र में उपलब्ध है। वो भारतीय सौंदर्य शास्त्री कहते हैं कि इसका जो विकसित और वास्तविक रूप है वो काव्य शास्त्र में उपलब्ध होता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा का निर्माण काव्य शास्त्र को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य से रहा है। काव्य शास्त्र में जिन विधित प्रत्ययों का आविर्भाव हुआ उनके अन्वेषण विषय सौंदर्य की निर्मिति, आस्वादन व प्रभाव आदि रखते हैं। यदि काव्य शास्त्र में साहित्य कलाओं को विषय अध्ययन नहीं बनाया, तथापि उसके रस इतने व्यापक और सरल, ठीक है, हैं जिन्हें अन्य कलाओं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र का समीपी कहा जाता है, यानी कि काव्य शास्त्र जो है ये सौंदर्य शास्त्र के समीप रहता है, आसपास रहता है, ये कहा जा सकता है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में रस, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, रीति एवं अलंकार, क्या रस, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, रीत एवं अलंकार संप्रदाय का विशेष महत्व है तथा प्रत्येक संप्रदाय का मूल लक्ष्य सौंदर्य की खोज है। रस सिद्धांत में रस का सौंदर्य का व्यापक समीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो ध्वनि प्रत्यय संप्रदाय में प्रत्ययमान अर्थ को सर्वाधिक महत्व देकर काव्य सौंदर्य के अन्वेषण का प्रयास किया है। औचित्य, वक्रोक्ति, रीति, अलंकार संप्रदाय की किसी न किसी रूप में सौंदर्य के अन्वेषण के लिए ही विकसित हुए हैं। इन सभी में सौंदर्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं होते हुए भी सौंदर्य तत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। क्या अभिहित नहीं किया जा सकता? क्योंकि परंपराओं में विधित तत्व को महत्व दिया गया है। कला व सौंदर्य दोनों तत्व निर्विवाद रूप से दोनों परस्परों में उपस्थित होते हैं, ठीक है, कला और सौंदर्य दोनों में उपस्थित होते हैं।
अब आगे हम देखते हैं, तो आगे जब हम देखते हैं तो आगे पाते हैं कि सौंदर्य शास्त्र कलाओं संबंध का व्यवहार के प्रकार तथा अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? कला सौंदर्य शास्त्र में कलाओं में संबंध, व्यवहार, प्रकार, अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। जबकि काव्य शास्त्र में हम लोग व्याकरण, निर्णय की प्रधानता, गुणों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक महत्व का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है जिसमें समस्त ललित कलाओं को अभिव्यंजित किया जाता है। काव्य शाब्दिक अर्थ के रूप में केवल शब्द निर्मित कला को उद्दीत करता है, ठीक, उद्दीपित करता है। सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन के मुख्य आधार तत्व समस्त माध्यमों में कलाकृतियों का आकलन, विश्लेषण, तुलना, कलाकृति में निर्दिष्ट मानव व्यवहार व अनुभूति है। काव्य शास्त्र में कलाकृति के स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का संप्रेषण का अध्ययन महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो सौंदर्य शास्त्र है ना, इसमें ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है शुद्ध हिंदी का कि जो पढ़ने में बच्चों को जो है तकलीफ़ होती है, उन्हें बोर ये कर देती है। और यही बोरपन, यही शब्दों का ना पढ़ना, नए नए ऐसे ही शब्द जब पेपर में आ जाते हैं तो समस्या क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मन तो आपका भागेगा, भटकेगा, लेकिन ये सोच लेना कि 30 मिनट 40 मिनट का ही तो वीडियो है, देख लेते हैं। तो अगर ऐसे सोचोगे, सुनोगे, देखोगे तो जान भी जाओगे, ऐसे शब्द से तुम रूबरू भी होगे। नहीं तो शब्दों को लेकर आजकल पेपर में बहुत पूछा जाता है, वही तोड़ मोड़ देते हैं तो शब्द समझ नहीं आता बच्चों को। देखिए, सौंदर्य शास्त्र में 5 ललित कलाएं हैं जिनमें काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये पांचों मानी जाती है। आप तो पढ़े ही हो। काव्य शास्त्र में काव्य, संगीत व वस्तु 3 स्वतंत्र कलाओं का उल्लेख है। चित्रकला व मूर्तिकला को वस्तु की आश्रित कलाएं माना गया है। सौंदर्य शास्त्र में ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों व समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण होता है। काव्य शास्त्र का घनिष्ठ संबंध व्याकरण से होने के कारण दार्शनिक विकल्पों व समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण काव्य के आधार पर होता है। सौंदर्य शास्त्र में कलाकार, कलाकृति, प्रेक्षक व भावोद्वेलक वस्तुएं और परिस्थितियों का अध्ययन होता है। काव्य शास्त्र में कवि काव्य, हृदय तथा अनुभूति को उद्वेलित करने वाले वातावरण का सैद्धांतिक निरूपण होता है। क्या होता है? सैद्धांतिक निरूपण होता है। सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्या? अत्यंत व्यापक है, जिसमें स्वतंत्र कलाओं की समस्याओं, दर्शक, कलाकार, कलाकृति आदि का दार्शनिक अध्ययन, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, नैतिकता, सांस्कृतिक प्रभाव एवं मूल्यों के आधार पर प्रस्तुत होता है। ठीक, क्या क्या होता है तो फिर से देख लीजिए। सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें स्वतंत्र कलाओं की समस्याओं, दर्शक, कलाकार, कलाकृति आदि का दार्शनिक अध्ययन, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, नैतिकता, सांस्कृतिक प्रभाव एवं मूल्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यही अध्ययन काव्य शास्त्र में नाट्य कला के संबंध में हुआ है। काव्य का महत्वपूर्ण अंग नाटक है, जिसमें समस्त ललित कलाओं का किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। यही कारण है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का स्वरूप व विकास नाट्य कला के रूप और विकास में देखा जा सकता है। वस्तुतः सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति का अर्थ संवेदना संबंधित बोध, अर्थात यह मात्र सौंदर्य संबंधित संवेदना तक सीमित हो गया। क्या? संवेदनाओं तक ही सीमित हो गया। अधिकांश विद्वान इसको संबंध
ठीक है, इसका संबंध केवल ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से ही स्वीकार करते हैं। पश्चिमी में ललित कलाओं के अंतर्गत काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला की गणना की जाती है। ठीक है, कौन कौन सा? काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तुकला की गणना की जाती है। प्राचीन भारतीय परंपरा में काव्य को कला के रूप में स्वीकार, ठीक है, न स्वीकार कर उसे विद्या माना गया था। क्या माना गया था? उसे विद्या माना गया था तथा कला को विदा, ठीक है, क्या? कला को उपविदा माना गया। बाद में भारतीय परंपरा में भी पश्चिमी के अनुरूप काव्य को ललित कला के अंतर्गत समाहित किया गया। इन सभी ललित कलाओं का उपकरण व माध्यम के आधार पर अंतर है। क्या? माध्यम के आधार पर अंतर है। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। यथा या जैसे वास्तुकला का मूर्त आधार प्रस्तर, ईंट, चूना, सीमेंट, लोहा आदि। मूर्तिकला के प्लस्तर, ठीक है। देखिए वास्तुकला में मतलब घर बनाने में क्या क्या होता है? ईंट, चूना, सीमेंट, लोहा आदि होते हैं। और मूर्ति बनाने में यानी मूर्ति में प्रस्तर, मूर्ति में पत्थर होता है, धातु होता है, लकड़ी होता है, मिट्टी आदि के आधार पर बनता है। ठीक है, आप पत्थर की मूर्तियाँ देखे होंगे, लकड़ी की मूर्तियाँ देखे होंगे और धातु की देखे होंगे, मिट्टी की देखे होंगे। अब देखो चित्रकला में तूलिका यानी ब्रश, रंग, चित्र, फलक आदि का साधन तथा संगीत में नाद मूर्त आधार के रूप में होता है। अब अगर काव्य कला का आधार शब्द है, ठीक है, काव्य कला का आधार शब्द है जो सूक्ष्म आधार है और यही कारण है कि काव्य कला को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म यही है, सबसे बारीकी यही है, इसी पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए पाश्चात्य के भी और अपने यहाँ के भी लोग काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सौंदर्य ललित कलाओं का, ठीक है, सौंदर्य ललित कलाओं का सैद्धांतिक निरूपण है या निरूपण करता है और काव्य कला का एक उत्कृष्ट ललित कला है। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र की परिधि में सौंदर्य व कला, कला का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, सौंदर्य कला, कला का विवेचन, सौंदर्य की अनुभूति, आस्वाद, प्रक्रिया व उसका स्वरूप, ललित कलाकृति का वस्तु रूप, विभिन्न कलाओं का विवेचन, सौंदर्य के उपादान, सौंदर्य सृजन, प्रेरणा, प्रतिभा, सृजन प्रक्रिया आदि समन्वित हो जाते हैं, ठीक है, समन्वित हो जाते हैं। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र कलाकृति, कलाकार, दर्शक या पाठक तीनों से संबंधित है, जबकि काव्य शास्त्र आलोचना शास्त्र की शाखा है जिसमें काव्य की प्रकृति व विधान की विवेचना की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? कि विवेचना की जाती है। काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र काव्य को प्रभावित करता है, स्वरूप निर्माण करता है, रचना प्रक्रिया, रचना के प्रयुक्त भाव, कल्पना शैली, उसके अनुपात, परस्पर संगठना व क्रम पर विचार करता है और अंत में काव्य के पाठक की गृहीतीय क्षमता, प्रभाव पहुँचने की प्रक्रिया, प्रभाव का स्वरूप, परिणाम, महत्व आदि का चिंतन होता है। काव्य रचना में भोक्ता यानी सुनने वाला काव्य शास्त्र की परिधि है, यानी कि उसकी परिधि है। जिस प्रकार गाना गाया जाता है तो उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, वही चीज़ इसकी परिधि है। काव्य शास्त्र भी काव्य कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य का विश्लेषण करता है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं तो आप पाते हैं कि सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों ही कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य की विवेचन करते हैं। कला दृष्टि से काव्य रचना का उद्देश्य सौंदर्याभिव्यक्ति है, यानी सौंदर्य का अभिव्यक्ति है।
सरस एवं रमणीय रचना को ही काव्य कहा गया है और समस्त संस्कृत व डम्य में सौंदर्य एवं में सौंदर्य एवं आनंद क्या क्या सौंदर्य एवं आनंद की आराधना की आराधना परिलक्षित होती है। भारतीय सौंदर्य के दर्शन का मूल धार जो है यानी मूलाधार जो है काव्य ही है। सौंदर्य के आस्वाद व स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन काव्य शास्त्र में मिलता है। अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत तथा रस सिद्धांत सभी में सौंदर्य का ध्यान रखा गया है। सौंदर्य चारुत्व, रमणीयता, शोभा, क्रांति, चमत्कार, वैचित्र्य, वक्रता आदि विभिन्न शब्दों में प्रतिबिंबित हुआ। ये सभी सिद्धांत या संप्रदाय काव्य के वस्तुपक्ष और शैली पक्ष के सौंदर्य के लिए उपकरणों की व्याख्या करते हैं। अलंकार, रीत, गुण, ध्वनि, औचित्य और सौंदर्य दृष्टि का उपादान ही है। सौंदर्य की कलागत सौंदर्य का शास्त्र है। काव्य तथा काव्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र का इस दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों शास्त्रों का संबंध मानव सृजित सौंदर्य से है। क्या मानव सृजित सौंदर्य से है। दोनों शास्त्रों में सौंदर्य की महत्ता स्थापित करते हुए सौंदर्य की वृद्धि की आलोचना समाज सचेतना की दृष्टि है। मैं कहता हूँ ना कि इसमें ऐसे ऐसे शब्द है ना कि सुनने वाला पढ़ने वाले में बोरियत होने लगती है और वो भागने लगता है, और जब भाग जाता है तो उन चीज़ों से छूट जाता है। तो इसलिए भागना मत, ठीक है। विषय वस्तु व शैली का संबंध सौंदर्य पर विचार करते हुए दोनों शास्त्रों में कला का प्रयोजन आनंदभूत माना जाता है। दोनों शास्त्र भाव, कल्पना, विचार व शैली को महत्व देते हैं। इसके बाद है वस्तुतः। क्या वस्तुतः, ये तो हो गया। अब वस्तुतः क्या होता है कि भारतीय काव्यशास्त्र स्वरूप, सिद्धांत, परिकल्पना व निरूपण आदि की दृष्टि में सौंदर्य शास्त्र के निकट है। ये जो परिकल्पना और परिकल्पना है ना, ये सब शोध के शब्द हैं। जल्दी पल्ले नहीं पड़ेंगे, लेकिन धीरे 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 समझोगे, ठीक। सौंदर्य शास्त्र व्यापक है, तथापि काव्य शास्त्र और संगीत व वास्तुकला सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से व्यापक व विशाल हो जाता है। सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का स्वतंत्र विकास ललित कलाओं के अपने शास्त्रों तथा विशेषकर काव्य शास्त्र के विकास के पश्चात हुआ। डॉक्टर कुमार विमल ने कहा कि सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र का ही विकसित रूप है। पाश्चात्य तथा पूर्वी काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य शास्त्र के विश्लेषण का प्रधान विषय सौंदर्य ही है, जो सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन का मूल आधार है। काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की ब्यूटी, एक्सीलेंट, सब्सलाइम आदि शब्द तथा भारतीय काव्य में, देखिए ये सब क्या है, ये सब पाश्चात्य के शब्द हैं, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो शब्द रहे हैं वो हैं ब्यूटी, एक्सीलेंस, सब्सलाइम, और जो भारतीय शास्त्र में चारुता, चमत्कार, वक्रता, औचित्य, अलंकार, रस, लावण्य, रमणीय आदि शब्द भेद से सौंदर्य के ही पर्याय हैं। क्या भेद से ही सौंदर्य के पर्याय हैं, यानी पर्यायवाची है, उसी से मिलता जुलता शब्द है। अब हम देखते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की धारा कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत तक बहती हुई
आधुनिक काव्य शास्त्र तक जाती है। कहाँ से? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की धारा कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्त लक्षण, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत तक बहती हुई आधुनिक काव्य शास्त्र तक जाती है। इन सब में रस सिद्धांत ही भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल तत्व तथा अध्ययन विषय है। क्या? भारतीय सौंदर्य शास्त्र मूल तत्व और अध्ययन विषय है। आधुनिक भारतीय विचारकों ने केवल इसकी मूल्यवान विरासत को ही आवश्यकता अनुसार विकसित करने का प्रयास किया, जिसमें श्री के.एस. स्वामी ने इस धारणा का खंडन किया कि सौंदर्य शास्त्र का एक पाश्चात्य शास्त्र है, कि सौंदर्य शास्त्र का एक पाश्चात्य शास्त्र है। भारतवर्ष में भी इसी एक विशिष्ट परंपरा है, ठीक, में भी इसकी एक विशिष्ट परंपरा है, जिसकी मूल अवधारणा, ठीक है, जिसकी मूल अवधारणा अर्थात सौंदर्य, रसानुभूति अथवा आनंदानुभूति, अभिव्यक्ति, साधारणीकरण अर्थात समानुभूति, भय, करुणा के संवेग अर्थात विवेचन सिद्धांत, करुण रस, त्रासदी आदि भी मिलती है। इस विस्तृत विवेचन पुस्तक में द्वितीय खंड में है। क्या? इसका जो विस्तृत विवेचन है वो दूसरे खंड में, अभी हम प्रथम खंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि सौंदर्य क्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य के विषय में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।